नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर में आप सभी का बेहद स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ते हैं। अमरोहा के जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाए जाने के बाद से उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। अमरोहा कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत कार्यालय पर फूल माला और बुके के साथ नारों के बीच कुछ समर्थकों ने खुशी जताई और इस अवसर पर ललित तंवर ने प्रदेश सरकार, कार्यकर्ताओं और जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने भरोसा दिया है कि शेष कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनहित में कार्य करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अंदर आज जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ ललित तंवर जी है। हमें कार्यकाल में बढ़ाया बहुत समाज आपके साथ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं हमारे जी का। उन्होंने विश्वास हमारे ऊपर दिखाया है और जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने और हमने उनके कंजर्वेटिव हमने जो जिला पंचायत चुनकर आप लोगों के बीच में आपकी सेवाएँ जो सेवा की आपके हिसाब से 5 साल मैंने काम किया और यही देखते हुए शायद जो कार्यकाल बनाया है इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनसे। और जनता, मेरी जो जनता है उनके आशीर्वाद और उनके प्यार की वजह से शायद आगे काम करने का मौका मिला, तो उनके बीच में ही रहूँगा और उनके आशीर्वाद के साथ ही ऐसे आगे बढ़ते हुए उनके लिए काम करूँगा। जनता को क्या संदेश देना? जनता को यही संदेश देना है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना साथ जो दे रहे हैं उसके लिए पहले बहुत बहुत हाथ जोड़कर बहुत बहुत ज्ञान मेरी तरफ से भी। उनका भाई, उनका बेटा, उनका बच्चा उनके साथ हमेशा चलता रहूँगा ऐसे और उनके बीच में उनके काम करता हूँ। ये तो हमारे साथ ललित जिला पंचायत सदस्य सुरक्षा में कार्यकर्ता अमरोहा से किशन सैनी संजय चंद्रा और उत्तर प्रदेश के अमरोहा। तो वहीं लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU के 22वें दीक्षांत समारोह का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया गया। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर 1701 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। MBBS छात्रा दीप्ति शर्मा ने सर्वाधिक 16 पुरस्कार हासिल किए। वहीं राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की कैंटीन में एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ मिलने पर चिंता व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डॉक्टरों से सेवा और संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। अच्छा वो तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लारी विभाग के HOD डॉक्टर ऋषि सेठी जी हैं। आइए जानते हैं, इससे आज इनको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, गौरवशाली क्षण है आपके लिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। बहुत ही हम्बलिंग मोमेंट है। हमारे आदरणीय गवर्नर मैडम ने सब यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक कुछ मानकों के आधार पर कुछ चिकित्सक हैं उनको सम्मानित करें, जो कि रिसर्च में और टीचिंग में, सोशल सर्विस में, पब्लिकेशंस में, किताबें लिखने में जिन्होंने कम अटेंडेंस, कम छुट्टियाँ ली हो, जिन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज थे, तो उन आधार पर मैं बहुत हम्बल्ड हूँ कि यूनिवर्सिटी ने मुझे सेलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए और आप सबको विशेष थैंक यू सो मच। इस उपलब्धि के लिए पहले तो हमारे चैनल की तरफ से बधाई। क्या कहना चाहेंगी, क्या रही आपकी योग्यता, कैसे आपने? पहले तो शुक्रिया सर, आप सभी का, मैं सभी की बहुत आभारी हूँ। आज ये मेडल मिले हैं, मुझे हैविट मेडल, चांसलर्स मेडल और यूनिवर्सिटी ऑनर्स मेडल मिला है, जिसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, लाइफ टाइम मेमोरी है। इतना अच्छा और स्पेशल फील हो रहा है और मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं, मम्मी साथ आई हैं, बड़ी बहन भी साथ आई हैं, वो लोग भी बहुत खुश हैं। 2021 से 2026 इन 5 सालों में आपने जिस तरीके से मेहनत और जिस तरीके से लगन से आपने अपनी पढ़ाई की है, उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? टीचरों को, माता पिता को, परिवार को? क्या मैं ये श्रेय देना चाहूँगी अपने माता पिता को सबसे पहले। उनके सपोर्ट और गाइडेंस की वजह से इतना पॉसिबल हो पाया है। मेरे सिबलिंग्स जिनसे बात करके हमेशा मैं स्ट्रेसलेस फील करती हूँ, और मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी बात मेरे टीचर्स। KGMU में एकेडमिक टीचिंग इज़ बहुत
बहुत अच्छी है। और उसके बाद क्लिनिकल स्किल्स जो सीखने को मिलती हैं, जो और श्रेय जाता है पेशेंट्स को भी, जो हमको इतना कुछ सिखाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये मेहनत भी है, लेकिन सबके आशीर्वाद की वजह से ये संभव हो पाया है। आगे क्या फ्यूचर है? आगे अभी इंटर्नशिप करनी है 1 साल, उसके बाद नीट पीजी एग्ज़ाम होगा, उसमें एक अच्छी सीट हासिल कर एक अच्छा चिकित्सक बनना है। आज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज 22वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है, जहां पर आज की इसकी मुख्य अध्यक्षता माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की और मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, महेंद्र सिंह, सभी ने अपनी शिरकत दी। तमाम छात्र लोगों ने, अपने शोध छात्रों ने, तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों ने, दिल्ली एम्स, रायबरेली एम्स, तमाम चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टर्स आज यहाँ पर उपस्थित थे और यहाँ पर काफ़ी आज अवार्ड भी बांटे गए, काफ़ी लोगों को, प्रतिभागी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान में जो है तमाम लोगों को, उनके परिवार को गौरवान्वित महसूस भी कराया गया। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने, मुख्य रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम अपने छात्रों के फ्यूचर के लिए उनको ये चाहिए कि अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें और अच्छे से अच्छा जो मरीजों की सेवा हितों को देखते हुए उस तरीके के कार्य करने चाहिए, जिससे कि मरीज आता है तो वो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मान करके चलता है। तो भगवान बनिए और इस तरीके के कार्य आप लगातार करते रहिए। माननीय ब्रजेश पाठक जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया था कि जो मरीज आता है तत्काल उसको वेंटिलेटर या उसको स्ट्रेचर या उसको सुविधाएं अगर तत्कालिक मिल जाए तो ये डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप जो कहलाते हैं। रवि शर्मा, सुदर्शन न्यूज़। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित निषाद पार्टी के बूथ सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद शामिल हुए। उन्होंने बूथ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में निषाद समाज के अधिकारों, शिक्षा और जमीन की अनदेखी की गई। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कार्यकर्ताओं से हर बूथ को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ समाजवादी पार्टी में इसके मतलब कोई निषाद नेता नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं ना कि सपा आरक्षण देगी और सपा आरक्षण देगी, तो सपा तो गोली दिया, आरक्षण तो दिया नहीं। उसने सपा छीन लिया। क्या छीना मालूम है? शिक्षा छीनी। ये निषाद लोगों को शिक्षा मिलता था, ये अनुसूचित जनजाति की, विमुक्ति जनजाति का। 2013 में सपा की सरकार थी, कह दिया एक खाए पिछड़ी नहीं कुछ उखड़ी, हमें पिछड़ी में डाल दिया। शिक्षा छीन लिया, हमारा वर्ग 3 की जमीन छीन लिया। जो हमारा छीना हो, हमारा जो पब्लिक फाइल 74/4/1950 उसे कांग्रेस से छीनवा दिया। हम लोगों को गोली मारा हो आरक्षण के नाम पर, 60 गाड़ियां फूंक दी हो, 302 का मूल्य बनाया हो, तो आरक्षण क्या देंगे? क्या इसका मतलब यह साबित होता सपा में कोई। वहीं बरेली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के आवंटन और प्रबंधन की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मौलाना ने आरोप लगाया है कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान वक्फ की जमीनों के आवंटन में व्यापक अनियमितताएं हुई है, जिससे गरीबों, यतीमों और बेवाओं को जो छोड़ी गई संपत्तियां थी उस पर कथित रूप से कब्जा हुआ है। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके बारे में देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ का जिक्र कर रहे हैं। बराबर वो वक्फ के करप्शन की चर्चा करते हैं। वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक है। और वहीं बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम खुला पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और संपत्ति में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं और जांच की मांग की है। मौलाना ने दावा किया है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई गई तो बड़े स्तर पर कथित घोटाले सामने आएंगे। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों के हित में होना चाहिए। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित पक्ष के सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने हर सभा में वक्फ की बात करते हैं, मगर वक्फ पर, करप्शन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। और ये वक्फ का जो मामला है ये सिर्फ खालिस शरई और मजहबी मामला है, मुसलमानों से मुताल्लिक है।
हमारे बुज़ुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उसका मकसद और मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की तरक्की फलाह बहबूद के लिए खर्चा की जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। सब होने वाली जितनी भी आमदनी है। वहीं मेरठ में चर्चित ललित हत्याकांड को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच मेरठ सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के चेयरमैन चौधरी यशवीर सिंह ने सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पीड़ित दलित परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संवेदनशील मामले पर राजनीति करने से बचने की अपील करते हुए ये कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मेरठ के अंदर ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है, तमाम जो है नेता हैं, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें या बसपा की बात करें, सभी लोग जो है सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन लोगों से अपील भी की थी और उनको वहां से हटाने का प्रयास भी किया। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने जो है एक बड़ा बयान भी दिया है कि ललिता गौतम हत्याकांड को जिस तरीके से पुलिस टारगेट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक निशाना साध रहे हैं कि जो दलित लोग हैं, तो दलितों को सरकार के अंदर टारगेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखो, जो आपने बाद में बात कही कि सरकार के अंदर दलितों को टारगेट किया जाए, इसका कोई उदाहरण नहीं है। जो मुलजिम है वो चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो जेल जाएगा। जीरो टॉलरेंस है वो सबके लिए है। बिल्कुल, ये किसी सरकार किसी जाति या धर्म के लिए नहीं है। वो किसी जाति का धर्म का है, उसको कोई माफी नहीं है। और जो इसमें जो आपने बताया ललिता हत्याकांड, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, सेवाल खास से, क्योंकि वहीं का मेरा गांव है। ये जघन्य अपराध हुआ है और इसकी सजा मिलनी चाहिए। जो इन्होंने एक जेल भेजा है मुख्य मुलजिम, जो इन्होंने बताया कि मुख्य मुलजिम है, जो इन्होंने बनाया भी है, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा है जो जांच में दोषी पाया जाता है, तो उसको भी उन्हीं धाराओं में भेजना चाहिए जिन धाराओं में उसको भेजा गया, क्योंकि ये जघन्य अपराध है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस का कहना यह है कि ये जो लोग बाग जो वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक इस मुद्दे को जो है एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था उसको जो है जेल जरूर भेज दिया है। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि जो वहां के जो लोग बाग थे, जो परिवार के लोग थे, उन लोगों को बरगला कर कुछ नेता अपने राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे थे। हमारा कहना ये है, राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, विकास का है और बहुत मुद्दे हैं। इस पे तो न्याय की लड़ाई है। इसमें तो न्याय अगर मिल रहा है तो संयम बरतना चाहिए लोगों को भी। जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, जो भी लोग आए थे, संगठन चला रहे हैं अपना, तो उनको प्रशासन से बात करनी चाहिए। प्रशासन से अगर उनकी नाराजगी है तो एडीजी बैठे हुए हैं, तो वो अपनी बात रखें और उन पे सबूत है तो वो भी जांच में शामिल किया जाएगा। लेकिन माफी किसी को नहीं मिलेगी। और वहाँ क्या स्थिति रही है, वहाँ इनके आपस में जो मामला हुआ है, ये आप बता रहे हैं वहाँ, तो वो कानून व्यवस्था की स्थिति देखना है काम तो प्रशासन का है। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको और उनको दोनों को देखना चाहिए कहीं। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जो कथित रूप से रावण है, अगर उनकी बात की जाए तो वो जब मुस्लिम वोट बैंक की बात आती है, जब दलित परिवार की या दलित किसी बेटे की या किसी बेटी की हत्या मुस्लिमों के द्वारा कर दी जाती है, तब वहां पर चंद्रशेखर रावण के मुंह में दही क्यों जम जाती है? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उनकी क्या पॉलिटिक्स है क्या नहीं है। लेकिन ये आदमी को बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए। अगर आप न्याय के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर आप राजनीति नहीं करें। आप सीधी रखो, कोई जाति धर्म किसी पे कोई भी गुंडागर्दी करे, कोई भी अन्याय करे, तो आपको न्याय, कोई अत्याचार करेगा बच जाएगा, इस सरकार में संभव ही नहीं। तो आप भी, आपके माध्यम से भी मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग संयम बरतें, प्रशासन अपना काम करे ईमानदारी से, और जो भी मुलजिम है उनको जेल भेजें। और जिस तरीके से सपा के तो वहीं राजस्थान के जालौर में मानदेय वृद्धि, स्थायीकरण और अन्य 11 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
सैकड़ों महिला कर्मियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और करीब 25 मिनट तक मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर और मानदेय बढ़ाकर 25,000 करने, नियमितीकरण और गैर विभागीय कार्यों से मुक्ति सहित कई मांगे दोहराई हैं। जोर से नमस्कार, मैं राजेश कुमार से निवेदन करती हूँ हम सारी बहनों के साथ में मैं जालोर के अध्यक्ष यशोदा मीणा और मैं सब बहनों की निवेदन लेके आई हूँ कि जो हम आज से 13 तारीख तक जो धरना प्रदर्शन चल रहा है 1 से 8 तक हमने पहले सरकार को निवेदन किया था कि वो हमारी मांगे माने, लेकिन जब वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, हमारी तरफ कोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव संभल पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ओमकार सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था, बिजली दरों में बढ़ोतरी, बुलडोजर कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और आम जनता परेशान है। शिवपाल यादव ने साल 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इधर से जाओ। 5 बार के और मंत्री भी रहे। हम लोगों ने एक बढ़िया इंसान समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर हम लोगों ने खोया है। इसका हम लोगों को बहुत ही दुख है। उन्हीं को देने श्रद्धांजलि देने हम आए निधन से यहाँ के कार्यकर्ताओं के। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक होटल में कथित देह व्यापार की सूचना पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों और एक संगठन के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि होटल से संचालक समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और होटल का रजिस्टर भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब रजिस्टर में दर्ज जितने भी नाम हैं और जो डेटा दर्ज है और होटल में जो गतिविधियां चल रही थी अवैध तरीके से, उसकी जांच कर रही है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में सभी तथ्यों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। खेड़ा थाना क्षेत्र के अंदर होटल जिहाद, ये देखिए ये ड्रीम हॉलीडे होटल रेस्टोरेंट है। हम अंदर चलते हैं। 112 की पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और रिसेप्शन पर मतलब कि जो इस होटल को जो संचालक है, जो इस होटल को यहाँ पर जो चला रहा था, वो अपने आप में जो है वो मुस्लिम है और हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीर थी उसको यहाँ पर लगाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाई देंगे रिसेप्शन है। इस रिसेप्शन को आप देखिए कि जहां पर वो जो गुलफान है वो इस रिसेप्शन पर बैठता है, वो इसका संचालक है और जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है। किस तरीके से जिहाद किया जा रहा है, जो कुछ आपत्तिजनक सामान भी यहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर और कुछ हिंदू संगठन के लोग उनसे बात करेंगे। आप लोगों को ये देखो लड़के की वो कह रहा है आज कौन है तेरे पास, ये देखो गुलफाम का फोन पकड़ा, ये देखो गुलफाम का फोन पकड़ा। कौन है आपके पास? प्रियंका को बुला लो भाई साहब। और ये देखो ये कितनी फोटोएं भेज रखी है, इस पे QR आए हुए हैं, ये सब यही ये देखो ये रेट लिख रखे हैं। ये देखो ये लड़कियां भेज रखी है, जहाँ 112 की जो पुलिस है वो जहाँ जरूर पहुंची है। ये पीछे आप देखिए जहाँ पर मतलब किस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ किया जा रहा है। नजदीक आइए, गुलफाम की डायरी पकड़ी है। डायरी में इनका हिसाब लिखा है। दिखाओ भैया, दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसा नाम लिख रखा है। ये देखो कैश और ये देखो
1500 रुपए कैश, खर्चा भी लिख रखा है लड़कियों पे कितना ₹200 आप ये कहेंगे कि मुसलमान के द्वारा होटल चलाया जा रहा है और हिंदू हिंदू लड़कियों को ट्रेनिंग दे रखी है कि अपना नाम हिंदू है, अपना नाम बदल के बताओ। ये देखो इनने ट्रेनिंग ऐसी दे रखी है, हिंदू लड़कों को ऐसा कन्वर्ट कर रखा है। गुलफान का है, जो इस होटल का संचालक है उसके पास भी चलेंगे। 112 की पुलिस यहाँ जरूर पहुंच चुकी है अपनी कार्रवाई करने के लिए। वो गुलफान को इस होटल का जो संचालक है उसको ये देखिए, वो गुलफान है जो होटल संचालक है, इससे बात करने का प्रयास करेंगे। अंदर आ जाइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कितने समय से होटल चला रहे हो आप? मैं तो जी 1 महीने रोहित भाई ने बुलाया था, सतवाई के रोहित भाई है, नागर साहब उन्होंने बुलाया, मैं 1.5 महीने चला है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फलाउद्दे के पास गाँव खत्ता। अच्छा, हाँ जी। तो ये यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर आपने रिसेप्शन पर रखी हुई है? रोहित भाई ने लगा रखी जी। होटल का संचालन तो आप कर रहे हैं ना? नहीं जी, रोहित भाई यार मेरा रोहित भाई चल बाहर भाग के गया मेरा रोहित भाई गैल भाग गए जी, सतवाई के रोहित भाई है जी, गैल बाहर भाग गए जी। तो हिंदू लड़कियों के जो डायरी यहाँ बरामद करी है संगठन के लोगों ने, रोहित भाई साहब कुछ नाम हिंदू लड़कियों के भी सामने आ रहे हैं। रोहित भाई रखते हैं जी अपने कॉन्टेक्ट में जी, हिंदू लड़कियों को जो भी है सब रोहित भाई के हाथ में रहता है। यहाँ देखिए खर्चा पानी लड़कियों के रेट 1000 सब रोहित भाई खर्चे में देखिए 350 का खाना, 500 की बियर, ये देखो 500 की बियर, 1500 एसी, 200 रुपए खाना, ये देखो चाय पानी 100 रुपए। ये क्या है? सेफ्टी, ये सेफ्टी देखिए, ये देखिए सेफ्टी। इस तरीके से जो आपने देखिए तो जो रैकेट जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, एक जो संचालक है गुलफाम, आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर रखकर जिस तरीके से जो है जिहाद को जो अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है, आपत्तिजनक सामान यहाँ आप देख सकते हैं कि मौजूद आपको सारे दिखाई दे रहे हैं। ये पढ़िए कि पंडित लड़की के 1000 रुपए, पंडित लड़की के 1000 रुपए। स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, उनसे भी बात करने का हम प्रयास करेंगे कि ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर और जो चौकी इंचार्ज है वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी थोड़ा नजदीक आइए, थोड़ा आप चौकी इंचार्ज हैं? सर चौकी इंचार्ज हैं। तो अभी फिलहाल जो स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पहुंची है और वो फिलहाल और कौन इस पूरे रैकेट में शामिल है, वीडियो के साथ मनीष कुमार मेरठ से। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर संत समाज ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। चित्रकूट पीठाधीश्वर महंत सच्चिदानंद महाराज ने आह्वान पर विभिन्न अखाड़ों संतों ने 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। संतों का कहना है कि यह करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा विषय है और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने अयोध्या आंदोलन का उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों से एकजुट होकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण चल रहा है। मथुरा में कार सेवा जरूर होना चाहिए, सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि मुगलों ने तलवारों के जोर पर इस मंदिर पर कब्जा किया और मस्जिद का ढांचा बनाया, तो ऐसा ढांचा किस काम का? और सबसे बड़ी बात यह है जहां भगवान का जन्म हुआ है वहां मस्जिद किस काम की? अरे भगवान कृष्ण के मंदिर। जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर जन्मस्थली पर निर्माण हो। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से आज विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो, इसके लिए समस्त विश्व के अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी सभी साधु संत चाहते हैं कि कार सेवा हो, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में अयोध्या मंदिर मिला है। हमारे जितने भी सनातनी साधु संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, सभी चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आज़ाद हो, क्योंकि जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आज़ाद होना चाहिए। ये धाम में बना सारा सनातनियों का हिंदू धर्म का ध्वजा आप सब मिल के जैसे फहराए हैं, इसी तरह
श्रीधाम वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मुसलमानों के कब्जा से हमें रिलैक्स कराना है। हमें तुरंत के तुरंत कार सेवा करना ही चाहिए। सारे संत महात्मा शंकराचार्य जगत गुरु राधे राधे। मैं देवेंदु लेखा वृंदावन से। देखिए 9 अगस्त को जो हमारे सभी साधु संतों ने आह्वान किया है क्रांतिकारी दिवस पे कि 9 अगस्त को जो कार सेवा होगी, उन्हीं सभी संतों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी को भी मैं उस दिन माखन और मिश्री का भोग लगाऊं। जिस प्रकार इन विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा। वहीं सूरत में हाल की भारी बारिश ने देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब को बड़ा झटका दिया है। रिंग रोड स्थित कई टेक्सटाइल मार्केट के बेसमेंट में पानी भरने से व्यापारियों का करोड़ों रुपए का माल खराब हो गया। हालांकि अब हालात सामान्य होने लगे हैं और बाजार धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रही है। फोस्टा के पदाधिकारी और व्यापारियों ने कहा है कि नुकसान के बावजूद सूरत का व्यापारी हिम्मत नहीं हारता। उन्होंने सरकार से नुकसान के आकलन के बाद उचित राहत और मुआवजे की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि वे नई उम्मीद है उन्हें कि उत्साह के साथ वो एक बार फिर से जब ये हालात सुधरेंगे तो कारोबार शुरू कर सकेंगे। जिस तरह से गुजरात में इस बार बारिश हुई उसको लेकर कहीं कहीं देखा जाए तो शहर के कई विस्तारों में पानी का जमाव लगा था, मगर ऐसे में जो सूरत शहर में सूरत टेक्सटाइल हब कहा जाता है उसमें भी कहीं न कहीं पानी देखने को मिला। ऐसे में लेके आगे आगामी त्यौहार भी है। ऐसे में जो हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, सबसे पहले तो हमारे साथ यहाँ पे फोस्टा के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं दिनेश जी, हमसे बातचीत है। दिनेश जी, जिस प्रकार से इस बार बारिश हुआ, बारिश को लेकर क्या तकलीफें झेलनी पड़ी टेक्सटाइल मार्केट को? ये मतलब बारिश होनी अच्छी बात है, पर अतिवृष्टि होना ये खराब है। ये अचानक सी 3-4 इंच की जगह 20 इंच की बरसात गिर जाना, उस कारण से मार्केट के व्यापारियों में उनको मौका भी नहीं मिला अपना माल सामान आगे पीछे करने का। खासकर बेसमेंट वाले व्यापारी, खासकर ट्रांसपोर्टर्स जो पार्सल लेके जाते हैं, ऐसे जो कई डिलीवरी से हमारी ऑलरेडी तैयारी चालू हो चुकी थी आने वाले सीज़न के हिसाब से, तो उसमें भी नुकसान लगा है। और अब ऐसा है कि आज सोमवार है, आज सोमवार के रूटीन में फिर से व्यापारी अपना काम जोरों शोरों से शुरू कर रहा है और वो रुक तो नहीं सकता है। व्यापार है, वो काम में उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और सूरत की खासियत ही है वो हमेशा संकट को पीछे छोड़ के आगे दौड़ने की तैयारी रखता है। यहाँ का लेबर भी उसी भाव से काम करता है, यहाँ का सेठ भी उसी भाव से काम करता है। इसीलिए जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे, आकलन करके राज्य सरकार तक हम लोग हमारे से ये जुलाई का महीना, जुलाई 2 महीने वैसे भी ठंडे रहते हैं, लेकिन आगे जो उत्सव आ रहा है रक्षाबंधन का, इसकी तैयारियां पहले से व्यापारी करने में लग जाते हैं और उसी तैयारी में लगे हुए थे सब। और लोगों ने माल लेके स्टॉक किया था और ये जो घटना घटी उससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन सूरत के व्यापारी इतने मजबूत है कि वो इस जो ये हुआ है प्रकरण, उसमें बाहर के एक्सपोर्टर है उसके लिए आपकी क्या किस प्रकार की तैयारी है? देखो 5-7 दिन जो हमारे को तकलीफ आई बरसात की, उसको हम लोग भूल गए हैं। अभी नई आगे तैयारी चालू कर दी हम लोगों ने। और बाहर का जो हमने माल पार्टियों को भेजा हुआ है उनसे रिपोर्ट आएगी क्या माल गीला हुआ, ख़राब हुआ, नहीं हुआ। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो हमारा रेगुलर यहाँ से डिस्पैचिंग चालू हो जाएगा। बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से बारिश का असर रहा उसको लेकर कहीं न कहीं व्यापारियों को तकलीफ थी, मगर कहीं न कहीं अब आगे सुधार पूरा दिख रहा है, क्योंकि आगे त्यौहार भी है। त्यौहार को लेकर भी इनकी पूरी तैयारी कंप्लीट है। कहीं न कहीं जो व्यापारी आएंगे उनको पूरी तरीके से इनका व्यापार चालू रखने के लिए पूरा इनका संकल्प रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम को निसाद, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। मध्य प्रदेश के पवित्र तीर्थ ओमकारेश्वर में स्थित प्राचीन ओमकार पर्वत को लेकर संत समाज ने गंभीर चिंता जताई है। संतों का आरोप है कि पर्वत पर चल रहे विकास कार्यों के दौरान खुदाई, सड़क निर्माण और पेड़ों की कटाई से प्राचीन धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। उनका दावा है कि कुछ प्राचीन प्रतिमाएं और शिलालेख भी प्रभावित हुए हैं। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े इस स्थल का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मामले में संतों ने प्रशासन के विकास कार्यों के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। और परिक्रमा अखंड रहनी चाहिए। मेरा विश्वास है मोहन जी यादव ये जरूर करेंगे। पेड़ तो हजारों कट गए हैं आपके, और ये जो मंदिर सामने वो मूर्ति बनी है, यहाँ भी 3-4 मंदिर ऐतिहासिक थे किसी जमाने में,
जो वर्षों से चले आ रहे थे उनको सब मलबे में दबा दिया इन लोगों ने और गड्ढा कर दिया। और ऐतिहासिक जगह थी ये, तो परिक्रमा मार्ग था, आपने देखा होगा। वो वहाँ पे वो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्तियाँ पड़ी थी वर्षों पुरानी, उनको भी सब दबा डूब दिया है। आज तक उनका पता ही नहीं है। देखा होगा पहले परिक्रमा मार्ग पे थी ना वो। और भी बिहार के कैमूर जिले में पुलिस की एक छापेमारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। माकपा भाले के भगवानपुर प्रखंड सचिव फिरोज राइन ने आरोप लगाया है कि पुलिस आधी रात बिना वारंट उनके घर में दाखिल हुई और परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने जिला समरणालय का घेराव करके कार्रवाई की मांग की है। वहीं कैमूर के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने कहा है कि पुलिस स्पेशल मीडिया पर वायरल पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल हथियार वाले ऑडियो की और वीडियो की जांच के लिए गई थी। उन्होंने बताया है कि बरामद पिस्टल लाइटर पिस्टल निकली है और शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। हाँ, बताइए क्या मामला है? मामला हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, न किसी तरह का केस है, न किसी तरह का मुकदमा था हमारे ऊपर। ठीक है। प्रशासन रात को 12:50 पर गई, हम सोए थे, कच्छे और गंजी पर थे, परिवार के साथ सोए थे अपने। और पुलिस गई और हमारे गोड़ खींची जब ऊपर नीचे खींची तो हम जागे, और जब जागे तो हम जब देखे तो करीब 20 गो फोर्स जो है हमारे घर में एकदम घुस गई है। वो भी दरवाजा बंद था, पीछे बगल जा करके, और ईंटा का दीवार था उसमें डांट गई है। मामला है कैमूर एसपी कार्यालय को हम लोग आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष। ये कल की घटना है, 12 और 13 के रात में 12:30 बजे 1 बजे की घटना है। हमारे प्रखंड सचिव जो है फिरोज राय के घर में पुलिस घुस के और उनको जो है प्रताड़ित किया है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, पूरी संपत्ति को सामान को तितर बितर करके नुकसान पहुंचाया है। ये सामाजिक इनको नुकसान हुआ है, एक तरह से इनको जो है प्रतिष्ठा लिया है पुलिस ने। सर ये हम किस स्थिति में सोए हैं, रह रहे हैं, पुलिस घुसी अचानक, क्या जी एक वायरल जो है फ़ोटो प्राप्त हुआ था जिसमें कि एक व्यक्ति हथियार के साथ दिख रहा है, और ये वीडियो प्राप्त होने के बाद इसके सत्यापन के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी, रेड की थी, और उस व्यक्ति को उठाकर थाना भी लाया गया। और जांच पड़ताल में पाया गया कि वो हथियार नहीं है, वो एक लाइटर पिस्टल है, जिसके तहत कि फिर थाना में उचित कार्रवाई कर उसको फिर थाना से रिलीज़ किया गया। इसी मामले में पुलिस गई थी और पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो इस तरह के मामले में जाँच कर सकती। चंदौली के सदर ब्लॉक स्थित मंझवार गांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुगलसराय विधायक और राज्यसभा सांसद साधना सिंह ने वन विभाग की टीम, ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के साथ पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और ये अभियान आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अधिक से अधिक पौधा लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। चंदौली जनपद में मुगलसराय से पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद आज मझवार गांव में, सदर ब्लॉक के मझवार गांव में वृक्षारोपण किए हैं। आज आपने एक पेड़ मां के नाम आज आपने वृक्षारोपण किया है, और जनपद में कितने पौधे लगे हैं, क्या कहना है आपका? जी नमस्कार। चंदौली जनपद में एक पेड़ मां के नाम हम लोगों ने पूरे जनपद में वृक्षारोपण कराया है। 70,24,000 वृक्ष लगे हैं कल 12 तारीख को, और पूरे प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के अधिकारीगण, कार्यकर्तागण बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और हरा भरा इस पृथ्वी को करने में लगे हैं कि प्रदूषण के लिए और शुद्ध हवा के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो हम लोगों ने जो हमारी सरकार और हमारे संगठन का जो आदेश है हम लोग पालन कर रहे हैं और वृक्षारोपण करा रहे हैं, कर भी रहे हैं, एक पेड़ मां के नाम। एक सवाल और, वन विभाग की टीम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है जहां भी कार्यक्रम होता है, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इसके देखभाल के लिए पानी जैसे इसको बचाव के लिए क्या उपाय किए गए? देखिए वन विभाग तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम सबका भी दायित्व है कि जहाँ जिस गांव में हम वृक्षारोपण कर रहे हैं या करा रहे हैं या हो रहा है, स्वयं ग्राम प्रधान और भाजपा के कार्यकर्ता, आम जनता, किसान, व्यापारी, नौजवान, मजदूर, वरिष्ठ जन
प्रबुद्धजन सब लोग वृक्षारोपण करा रहा है। तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वृक्ष को जिंदा रखने के लिए हम सब भी संकल्प लें कि एक बाल्टी पानी उसमें जरूर दें। अभी लोकप्रिय राज्यसभा सांसद साधना जी से बात हो रही थी, जहां नाम वहीं विकास। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ जिला मतलब प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। नाम पर मैं अजय सिंह, प्रबंधक, बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय चंदौली। आज राज्यसभा सांसद जी आए थे, वृक्षारोपण किया, आप भी उपस्थित थे। जी जी। ग्वालियर में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 8 से 17 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज बसों की विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल जग्गा ने जो है यातायात पुलिस के साथ मिलकर स्कूल कॉलेजों की बसों की जांच की है और अभियान के दौरान इमरजेंसी एग्जिट, फर्स्ट एड बॉक्स, मैकेनिकल फिटनेस, आवश्यक दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस सहित सुरक्षा मानकों की भी जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाली 24 स्कूल और कॉलेज बसों के खिलाफ चालान जो है वो काटा गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा स्कूल बसेस की चेकिंग का अभियान भी चलाया जा रहा है 8 जुलाई से 17 जुलाई तक। उसी के अंतर्गत गाड़ियों की मैकेनिकल इंस्पेक्शन के और ड्राइवर के पास लाइसेंस है, उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट और इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं है, फर्स्ट एड की जो दवाइयाँ हैं वो है या नहीं है, उसकी चेकिंग तकरीबन अभी 110 बसेस की करी जा चुकी है, जिसमें से 24 गाड़ियों में कुछ कमियाँ पाई गई थी, उस पर कार्रवाई करके चालान किया गया है। मथुरा के बलदेव विकास खंड स्थित ग्राम खडीरा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव के कार्यप्रणाली के विरोध में मोर्चा खोल दिया। दर्जनों ग्रामीण कलेक्ट्रेट और राजीव भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सचिव के खिलाफ जांच की मांग की। ग्रामीणों ने विकास कार्यों में लापरवाही, जन समस्याओं की अनदेखी और कार्यालय में अनुपस्थित रहने जैसे आरोप लगाए। वहीं अधिकारियों ने मामले में शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच करके नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। फिलहाल शिकायत की जांच के काम को जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। गांव खड़ेरा का रहने वाला हूँ। कल पत्रकार हमारे यहाँ गए थे तो उन्होंने पूछा हमसे, वानी की भाई तुम्हारे यहाँ कुछ काम इन्होंने कराया कि नहीं कराया। मैंने कि सब काम तो कोई हुआ नहीं है, आप देख लीजिए। तो उनको चारों तरफ गांव के घुमाया। भाई शक्ति साहब जो हमसे कह रहे थे काम हो रहा है, नहीं आप देख लीजिए। इन्होंने शक्ति साहब पर पत्रकारों ने फोन लगाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, गांव खड़ेरा में आप खड़े हैं, हाँ आपके गांव की स्थिति कैसी है और विकास कार्य क्या किया जा रहा है? विकास कार्य तो कुछ नहीं हुआ है और स्थिति आप देख रहे हो। गांव की पूरी परिक्रमा मार्ग में जा सकते हो कि स्थिति क्या है कि इतना पानी घोंटू से ऊपर पानी है कि नाली भी चौक पड़ी है, पूरी कोई सुनवाई नहीं है। आपने अधिकारियों को सूचना दी? हजारों बार सूचना पहुंच चुकी है, कंप्लेंट तहसील। मेरा नाम सर जोगेंद्र सिंह। आगे रहने वाले? गांव खड़ेरा। ये गांव में कीचड़ है और जल भराव है पोखर में। हाँ जी सर। यहाँ पे जो है ग्राम प्रधान या सचिव आते हैं? कोई नहीं आता। क्या मामला है बताइए इसके बारे में। ये मामला ये आपने प्रार्थना पत्र वगैरह दिए? ये सर हमने बहुत कंप्लेंट की है, 76 भी कंप्लेंट की है और ये जो ब्लॉक में जो बैठते हैं अधिकारी, सभी अधिकारियों को हमने सूचित किया है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं, कोई सुनवाई। क्या समस्याएं आए हैं? ग्रामीण भी आपके साथ है, क्या मामला है? ये जो ग्रामीण आए हैं खड़ेरा से सैकड़ों की संख्या में, ये केवल एक उम्मीद लेकर आए हैं, अपनी समस्या का निजात पाने के लिए यहाँ आए हैं। इनके साथ में वास्तविकता में अगर देखा जाए तो वो गांव ये समझो रहने लायक गांव नहीं है, क्योंकि वहाँ हर गली में, हर चौराहे पे इतनी कीचड़ है कि वहाँ से निकल नहीं सकते। पोखर की ये स्थिति है कि उसमें मरे हुए जानवरों की इतनी बदबू है, इतना रोग वहाँ फैल रहा है। और उस गांव से एक रास्ता निकलता है जो 84 गांवों का शमशान घाट है। और सबसे मेन चीज वहाँ पर अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के हर गांव में करंट लगने से 3 भैंसों की मौत का मामला सामने आया। पीड़ित किसान का आरोप है कि बिजली के पोल की जर्जर अर्थिंग के कारण गड्ढे के पानी में करंट उतर गया, जिसकी चपेट में आकर 3 भैंसों की मौके पर मौत हो गई। किसान का कहना है कि इन भैंसों की कीमत करीब 2.5 से 3 लाख रुपए की थी और उसकी आजीविका का मुख्य साधन भी थी। घटना के बाद से पीड़ित ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया, प्रशासन से आर्थिक सहायता और उचित मुआवजे की मांग की। मैं आपका और घर कहाँ पड़ता है आपका? हमारा नाम बसंत लाल है, घर हर गांव में पड़ता है। क्या समस्या हुई है आज आपकी भैंसों के साथ? हमारे साथ समस्या हुई है, हमने भैंस खोला चराने के लिए और वहाँ से लाए,
फिर उसके बाद में पानी वानी पीने के लिए हल गए, एक गड्ढा था उसमें बिजली का अर्थिंग लगा था, उसमें करंट उतर आया, क्या था हमें नहीं मालूम सर। फिर जो है कि हमारी भैंस तीनों की तीनों ख़त्म हो गई, हमने दूसरे से मदद। अमेठी के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के कमाई गांव में एक गाय के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने गांव के ही एक युवक पर सख्त आरोप लगाया पहले और उसके बाद सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक थाने में कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी। आरोपों की पुष्टि जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी। जानते हैं। आपका नाम क्या है? करण। गांव कौन सा है? कमई। क्या हुआ है? हमारे गांव माता के साथ बलात्कार हुआ है। किसने किया है? रज्जन ने। आपने इसकी कहीं शिकायत की है? हाँ, 1076 में की थी। आपका नाम क्या है? रानी। गांव कौन सा है? कमई विराज। क्या हुआ है? गांव के साथ से बलात्कार हुआ है। किसने किया है? रज्जन। कहाँ शिकायत आपने की है? 1076 में। 1076 में। इसके पहले महतारी जान। मेरठ के चर्चित ललित हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बीच मेरठ सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण और श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के चेयरमैन चौधरी यशवीर सिंह ने सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पीड़ित दलित परिवार को हर संभव न्याय दिया जाएगा और इस संबंध में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार की पहली प्राथमिकता निष्पक्ष जांच है, दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं सर। जिस तरीके से मेरठ के अंदर खबर में बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर से ये खबर है। गोरखपुर के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में कथित फर्जी बेनामी का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन का बेनामा कूटस्थित दस्तावेजों के आधार पर एक अन्य महिला को असली मालिक दर्शाकर करा दिया गया। अब देखिए, मामले की जानकारी होते ही पीड़ित ने उप जिलाधिकारी और थाना कैंपियरगंज में लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उसकी जमीन पर अवैध कब्जे का खतरा होगा। वहीं एसडीएम कैंपियरगंज ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए उप जिलाधिकारी कैंपियरगंज हमारे साथ हैं। जी सर, कैंपियरगंज में एक फर्जी बैनामों को लेकर के प्रकरण आया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? एक शिकायत सामने आई है जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच कराने में जो नियमानुसार होगा। कानपुर के महाराजपुर थाना परिसर में सोमवार को एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। आग बुझाने के दौरान थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, एक दरोगा और एक सिपाही भी झुलस गए। युवक महेश पासी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार मामला पति पत्नी के बीच के विवाद से जुड़ा हुआ है। महेश की पत्नी की शिकायत पर पहले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को वह अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा और फिर ये कदम उठा लिया। मामले की जाँच चल रही है। क्या मामला है जिसमें अभी एक युवक ने अपने ऊपर आत्महत्या करने का प्रयास किया है? आज देखिए, आज दिनांक 14 जुलाई 2026 को एक महाराजपुर थाने से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम है महेश पासी, वो थाने पर आए और उनके द्वारा अपनी बीवी के अगेंस्ट मारपीट की और अपने साथ न रहने की एक कंप्लेंट थाने पर दी गई। उसके तुरंत बाद ही वो थाने से बाहर निकलकर उसने अपने ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर छिड़का और उसके बाद थाने के अंदर आकर उसके द्वारा आग लगाई गई। तो इसके संबंध में मौके पर एसएचओ, दिवसाधिकारी, सिपाही द्वारा तत्काल उसको बचाने की कोशिश करी गई, जिसमें उनको भी कुछ बर्न इंजरीज हुई हैं और उनके बाद उनको तत्काल उर्सला के बर्न यूनिट में लाकर दाखिल किया गया है। और वहीं बस्ती पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टमेंट और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ब्रज अभियान के तहत पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जांच में गिरोह के तार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के अलावा नेपाल, दुबई और कंबोडिया तक जुड़े मिले हैं। फर्जी फार्मों और कॉरपोरेट खातों के जरिए ठगी की रकम का लेन देन किया जाता था। पुलिस के अनुसार संबंधित खातों में 77 साइबर शिकायतें दर्ज हैं और करीब 54 करोड़ रुपए की संदिग्ध ठगी का खुलासा हुआ है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा
ऑपरेशन साइबर बजट ये साइबर फ्रॉड के संबंध में म्यूल अकाउंट सत्यापन के संबंध में प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती महोदय द्वारा जनपद बस्ती में स्वाट सर्विलांस, साइबर सेल और साइबर थाने की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इस पर काम करने का निर्देश किया गया। इस संबंध में जब म्यूल अकाउंट का सत्यापन किया जा रहा था तो पुलिस द्वारा जांच के दौरान ये पाया गया कि 2 फर्में, जिसमें एक प्रभात इंटरप्राइजेज है, एक भारत स्टेशनर्स एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है जो थाना कलवारी क्षेत्र में है, इनसे रिलेटेड 5 बैंक अकाउंट ऐसे प्रकाश में। वहीं अमरोहा में डिडौली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर कथित तौर पर नशे की हालत में कार चला रहे एक सिपाही ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया है कि हादसे के बाद से कार का एक टायर निकल गया, लेकिन चालक वाहन को बिना टायर के ही कुछ दूर तक दौड़ाते रहा। स्थानीय लोगों ने पीछा करके आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। पुलिस ने आरोपी सिपाही संजीव तोमर के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घायलों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ आपका राज्य आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।